नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो जितनी सच्ची है उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली। बिल्कुल। एक ऐसी घटना जो सदियों बाद भी लोगों के जहन में ताजा है और डर पैदा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किले की। शनिवार वाड़ा? हाँ, ये किला महज पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, बल्कि समझिए मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण दौर, उसकी शक्ति और उसके भीतर पनपे षड्यंत्रों का गवाह है। हाँ, कभी पेशवाओं की आन बान शान का प्रतीक रहा ये किला आज अपनी ऐतिहासिक भव्यता से ज्यादा अपने प्रेतवादित होने की कहानियों के लिए मशहूर है। सही कहा। और कहा जाता है कि इसकी दीवारों में 18वीं सदी का एक ऐसा भयानक राज दफन है जिसकी गूंज कहते हैं आज भी सुनाई देती है। और आज हमारी पड़ताल का मकसद भी यही है। जी, हमारे सामने जो सूत्र है वो इस किले से जुड़ी ऐतिहासिक घटना और उसके बाद जो किंवदंतियां पनपी उनका एक खाका खींचते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो त्रासद घटना क्या थी, किले को लेकर ये असाधारण दावे क्यों किए जाते हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, ये कहानी समय के थपेड़ों को झेल कर भी इतनी स्थायी क्यों बनी हुई है, ये जानना जरूरी है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शनिवार वाड़ा किले के उन रहस्यमयी गलियारों में चलते हैं जहां इतिहास और किंवदंतियां एक तरह से मिलती हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। समय है 18वीं शताब्दी, यानी 1700 का दशक। जी, मराठा साम्राज्य उस वक्त अपने चरम पर था और शनिवाराड़ा वो उसका एक प्रमुख शक्ति केंद्र था। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये पेशवाओं का मुख्यालय था, मतलब मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि पेशवा उस समय कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। छत्रपति के बाद समझिए वे ही साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। हाँ। शनिवाराड़ा उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का आप कह सकती हैं गढ़ था। यहीं रणनीतियां बनती थीं, यहीं से फरमान जारी होते थे, सत्ता का केंद्र। और इसी सत्ता के केंद्र में कहानी का जो मुख्य पात्र है वो उभरता है नारायण राव पेशवा। हाँ, नारायण राव एक बहुत ही युवा शासक। जब ये सारी घटना घटी तब उनकी उम्र महज 16 या 17 साल रही होगी। सोचिए। हाँ, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सल्तनत की बागडोर संभालना। और यही बात इस कहानी को और भी त्रासद बना देती है। एक किशोर शासक जिसे अपनी प्रजा और अपने परिवार से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, हाँ। उसी के अपने किले में, उसी की अपनी दीवारों के भीतर भयानक तरीके से मार दिया गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये विश्वासघात की इंतहा थी। बिल्कुल। और ये हत्या कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी। जी जी। जैसा कि अक्सर सत्ता संघर्षों में होता है, ये एक सोची समझी साजिश थी। जी हाँ। सूत्र बताते हैं कि इस षड्यंत्र के तार नारायण राव के अपने ही परिवार से जुड़े थे। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई। जी हाँ, महत्वाकांक्षा। रघुनाथ राव खुद पेशवा पद पर नजर गड़ाए हुए थे। नारायण राव का पेशवा बनना समझिए उनके रास्ते का रोड़ा था। और आनंदीबाई की भूमिका को भी इस षड्यंत्र में काफी निर्णायक माना जाता है। कहते हैं कि उनमें राजनीतिक समझ और महत्वाकांक्षा कूट-कूट कर भरी थी। ये पारिवारिक कला और सत्ता का लालच ही इस त्रासदी की जड़ बना। तो फिर उस रात हुआ क्या था? सूत्र बताते हैं कि एक रात जब शायद नारायण राव अपने कक्ष में अकेले और असुरक्षित थे, हत्यारों का एक समूह उनके कमरे में घुसा। ये गार्दी कहलाते थे, है ना? जी, गार्दी उस समय के प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक हुआ करते थे जो अक्सर सुरक्षा या खास अभियानों के लिए रखे जाते थे। इस घटना से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कहानी है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता कि रघुनाथ राव ने गार्दियों को नारायण राव को पकड़ने धरा का आदेश दिया था। पकड़ने का? हाँ, लेकिन कथित तौर पर आनंदीबाई ने आदेश पत्र में चालाकी से एक अक्षर बदल दिया, ध को मां कर दिया, जिससे आदेश पकड़ने के बजाय मारा का बन गया। ओह, क्या सच में ऐसा हुआ था? ये कहना तो मुश्किल है। पर नतीजा वही निकला जो शायद साजिश करता चाहते थे। हत्या हुई, ये एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य है। कल्पना कीजिए उस 16-17 साल के लड़के की मनोदशा की। हाँ। जब उसने हत्यारों को अपने सामने पाया होगा। वो भागा होगा अपनी जान बचाने के लिए। हाँ। किले के गलियारों में दौड़ते हुए उसने मदद के लिए पुकारा अपने चाचा रघुनाथ राव को, जिनसे उसे सुरक्षा की उम्मीद रही होगी। और उसकी वो चीख, वो आज भी इस कहानी के साथ जुड़ी हुई है। मराठी में काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
एक भतीजे की अपने चाचा से आखिरी गुहार। बिल्कुल। लेकिन क्या रघुनाथ राव ने मदद की? ऐतिहासिक विवरण तो यही बताते हैं कि नहीं, रघुनाथ राव ने या तो जानबूझकर अनसुना कर दिया या फिर वो खुद इस साजिश में इस कदर शामिल थे कि उन्होंने हत्यारों को रोका ही नहीं। कुछ वृत्तांत तो ये भी कहते हैं कि वो उस समय पूजा में बैठे रहे या उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। हे भगवान, सत्ता का नशा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, ये उसका एक उदाहरण है। बिल्कुल। और अंत बहुत ही भयानक हुआ। नारायण राव को किले के भीतर ही बेरहमी से मार दिया गया। और कुछ विवरण तो और भी विभत्स हैं। कहते हैं कि हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके पास की नदी में बहा दिया गया। हाँ, ताकि कोई सबूत न बचे। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक काला धब्बा है। हाँ। इसने पेशवा परिवार में दरार डाल दी, अविश्वास का बीज बो दिया और आने वाले समय में मराठा राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया। एक युवा जीवन की समाप्ति के साथ साथ इसने नैतिक मूल्यों के पतन को भी उजागर किया। और यहीं से इस ऐतिहासिक त्रासदी की राख से शनिवारवाड़ा किले के प्रेतवादित होने की किंवदंतियों का जन्म होता है। बिल्कुल, हत्या इतिहास है, लेकिन उसके बाद शुरू होने वाले दावे वो रहस्य और डर के दायरे में आते हैं। सबसे ज्यादा जिस दावे का जिक्र होता है वो नारायण राव की वही आखिरी चीख है, काका मला वाचवा। वहीं स्थानीय लोगों, किले के कर्मचारियों और यहाँ तक कि कुछ पर्यटकों ने भी ये दावा किया है कि आज भी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, पूर्णिमा की रातें, हाँ, किले के सूने खंडरों में ये दर्द भरी पुकार गूंजती सुनाई देती है, जैसे वो आवाज हवा में कैद हो गई हो। सिर्फ आवाज ही नहीं, और भी कई तरह के असामान्य अनुभव बताए जाते हैं ना? जी हाँ, किसी युवा लड़के के सिसकने या गुहार लगाने की आवाजें, खाली गलियारों में अचानक कदमों की आहट सुनाई देना। कदमों की आहट, हाँ, और बिना किसी वजह के बत्तियों का टिमटिमाना या बुझ जाना, ये सब बातें वहाँ आम बताई जाती हैं। बिल्कुल। कई सुरक्षा गार्ड्स और रात में किले के आसपास रहने वाले लोगों ने वहाँ एक अजीब सी, भारी और असहज करने वाली ऊर्जा महसूस करने की बात कही है। कैसा महसूस होना? ऐसा लगना कि कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें लगातार देख रही हो, कानों में फुसफुसाहट सुनाई देना या अचानक परछाइयों का दिखना और गायब हो जाना। ये अनुभव इतने प्रचलित हो गए हैं कि अब ये किले की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, लेकिन क्या इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक या तार्किक व्याख्या भी सोची गई है? पुरानी इमारतों में अक्सर हवा के कारण अजीब आवाजें आती हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। या फिर शायद लोगों का अपना डर ही उन्हें ऐसी चीजें महसूस करवाता हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। देखिए, संदेहवादी दृष्टिकोण से देखें तो कई संभावित स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। पुरानी और खुली संरचनाओं में हवा के झोंके वो अक्सर विचित्र ध्वनियां पैदा करते हैं, जिन्हें चीख या फुसफुसाहट समझा जा सकता है। अच्छा। फिर कम रोशनी और खंडहरों का माहौल, ये मिलकर आसानी से ऑप्टिकल इल्यूजन या परछाइयों का भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसे पैराडोलिया कहते हैं, जहां हम अस्पष्ट चीजों में जानी पहचानी आकृतियां या आवाजें ढूंढ लेते हैं। पैराडोलिया। हाँ, और जाहिर है कंफर्मेशन बायस भी काम करता है। अगर कोई पहले से ही मानकर जाए कि जगह प्रेतवादित है, तो वो हर छोटी मोटी असामान्य घटना को उसी नजरिए से देखेगा। सही बात। कुछ सिद्धांत इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को भी ऐसी जगहों पर बेचैनी या डर की भावना से जोड़ते हैं, जो मानव कान सुन नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ये दिलचस्प है। तो मतलब वैज्ञानिक व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये विश्वास इतना मजबूत क्यों है, खासकर स्थानीय लोगों में? हाँ, यही इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। वैज्ञानिक व्याख्याओं के बावजूद स्थानीय विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव इतने प्रबल हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इसी वजह से आज भी सूर्यास्त के बाद किले में आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। प्रशासन भी शायद किसी अनहोनी से बचना चाहता है या फिर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है। और क्या कभी किसी ने रात में रुककर इसकी तहकीकात करने की कोशिश की है, जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या? हाँ, ऐसी कई कोशिशें हुई हैं, चाहे वे आधिकारिक हों या अनौपचारिक। तो क्या पता चला? देखिए, ज्यादातर मामलों में जिन्होंने भी रात बिताने का प्रयास किया, उन्होंने तीव्र बेचैनी, डर, नकारात्मक ऊर्जा या किसी अनिष्ट की भावना महसूस करने की सूचना दी है। कोई भी अनुभव सुखद नहीं बताया गया है। अच्छा। किले के आसपास रहने वाले कई स्थानीय लोग आज भी मानते हैं
कि आधी रात के आसपास, खासकर पूर्णिमा को किले के नजदीक जाना ठीक नहीं है। ये डर या सम्मान जो भी कहें, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शुरू से हमारे मन में है। आखिर ये कहानी, ये किंवदंती इतने सालों बाद भी इतनी जीवंत क्यों है? क्यों आज भी लोग शनिवार वाड़ा का नाम लेते ही नारायण राव की चीख को याद करते हैं? इसके कई मिले-जुले कारण हैं। पहला और सबसे ठोस कारण है इसका ऐतिहासिक आधार। हाँ, वो तो है। जैसा हमने चर्चा की, नारायण राव पेशवा की हत्या शनिवार वाड़ा किले में हुई थी। ये एक प्रमाणित ऐतिहासिक घटना है। ये कोई मनगढ़ंत भूत की कहानी नहीं है। सही है। इसकी जड़ें एक वास्तविक क्रूर हत्या और विश्वासघात में है। इतिहास का ये वजन इसे काल्पनिक कहानियों से अलग खड़ा करता है। यानी कहानी का जो मूल तत्व है वो सच है, इससे उस पर विश्वास करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा कारण है अनुभवों की निरंतरता। भले ही हम उन अनुभवों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों का ये दावा करना बंद नहीं हुआ है कि उन्हें वहां कुछ असामान्य महसूस होता है। जब इतने सारे लोग अलग-अलग समय पर मिलते जुलते अनुभव बताते हैं, तो ये उस जगह की रहस्यमयी प्रतिष्ठा को और पुख्ता करता है। शनिवार वाड़ा पुणे के सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड स्थलों में गिना जाता है। और तीसरा कारण शायद वो चीख खुद है, काका मला वाचवा। हाँ, ये इतनी विशिष्ट और भावनात्मक रूप से मार्मिक है कि ये आसानी से याद रह जाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये अन्याय और अंतिम क्षणों की बेबसी का प्रतीक बन गई है। बिल्कुल सही कहा। ये चीख कहानी का केंद्र बिंदु है। ये त्रासदी को एक मानवीय चेहरा, एक दर्दनाक आवाज देती है। हाँ। चौथा कारण है सांस्कृतिक प्रभाव। शनिवाड़ा वाड़ा की ये कहानी स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। इसे घोस्ट स्टोर्स में शामिल किया जाता है, इस पर लेख लिखे जाते हैं, वीडियो बनते हैं। अच्छा, मीडिया और पर्यटन ने भी इसे जिंदा रखा एक तरह से। हाँ, अनजाने में ही सही, पर भूमिका निभाई है। जब कोई जगह प्रेतवाधित के रूप में मशहूर हो जाती है, तो वो और ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती है, और हर नई कहानी या अनुभव इस धारणा को और मजबूत करता है। तो ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि ये इतिहास, मनोविज्ञान और संस्कृति का एक जटिल मिश्रण है, जिनमें गहरा आघात, अन्याय और विश्वासघात शामिल हो, वो लोक स्मृति में अंकित हो जाते हैं। नारायण राव की चीख शायद उस अन्याय की गूंज है जिसे समाज भूलना नहीं चाहता, और किला उस स्मृति को सहेजने का एक भौतिक माध्यम बन गया है। ये कहानी हमें शक्ति के दुरुपयोग, पारिवारिक षड्यंत्रों और एक मासूम जीवन के दुखद अंत की याद दिलाती रहती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो शनिवार वाड़ा किले की कहानी एक युवा पेशवा की ऐतिहासिक और क्रूर हत्या, उस हत्या से जुड़ी एक बेहद मार्मिक और विशिष्ट चीख, काका मला वाचवा। हाँ, सालों से लगातार रिपोर्ट किए जा रहे असामान्य अनुभव, जिनकी वैज्ञानिक व्याख्याएं भी मौजूद हैं, और एक पुख्ता ऐतिहासिक त्रासदी के बीच एक जटिल संवाद है। बिल्कुल सही कहा। ये इतिहास, त्रासदी, लोक कथा और मानवीय अनुभवों का एक ऐसा संगम है जो पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित भी करता रहा है और भयभीत भी कभी वर्तमान में अपनी गूंज छोड़ जाता है, चाहे वो गूंज वास्तविक हो या हमारे सामूहिक मानस की उपज। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ जगहों पर जहां इतना गहरा भावनात्मक आघात हुआ हो, जहां विश्वासघात ने अपनी जड़ें जमाई हों, क्या वहां वाकई अतीत की ऊर्जा या यादें किसी तरह ठहर जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो हम इतिहास को याद रखने या समझने के लिए गढ़ते हैं, या फिर इतिहास, खासकर तीव्र भावनाओं और अन्याय से सना इतिहास, अपनी छाप उस जगह पर कुछ इस तरह छोड़ जाता है जिसे समय के साथ भी महसूस किया जा सकता है। शायद कुछ जगहों पर अतीत की परछाइयां कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ बनी रहती है, और शनिवार वाड़ा शायद इसी का एक उदाहरण है।